नमस्कार मित्रों। आज सीधे रविवार को हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जुड़े हैं। अशोक जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। नमस्कार। हमने अनुरोध किया था क्योंकि आज तमिलनाडु में अल्टीमेटली विजय मुख्यमंत्री बन ही गए और उनको मुख्यमंत्री बनते बनते रोकने के कई प्रयास गवर्नर की ओर से भी हुए। या तो गवर्नर तो जिनके आदेशों पर चलते हैं, वो गृह मंत्री देश के, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे हमें मालूम नहीं, मगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपको ज्यादा मालूम। मगर इसमें राहुल गांधी का भी कोई रोल रहा। जिस प्रकार से मंच पर विजय के साथ में राहुल गांधी भी दिखाई दिए और राहुल गांधी की और विजय की दोस्ती पुरानी थी और डीएमके के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन रहा उसको तोड़ते हुए विजय की पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन किया और बाकी का समर्थन जुटाने में भी मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने विशेष रूप से प्रयास किए, ये हम भली भांति जानते हैं। अब राहुल गांधी विजय को तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्योंकि विजय सबसे बड़ी पार्टी के नाते तमिलनाडु विधानसभा में उभरे हैं। उनको वो पद न मिले इसलिए क्या क्या प्रयास हुए वो उसके बारे में तो आप बात करेंगे ही, मगर राहुल गांधी की अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व में केरल में जो यूडीएफ है, वो यूडीएफ उसको भव्य बहुमत मिलने के बावजूद उनका मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी आप हमारे इस एपिसोड में जरा प्रकाश डालें, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। तो अशोक जी, फिर से एक बार आपका सीधू ने सट में स्वागत और अपनी टाइगर वाणी में आप हमें बताएं कि साउथ इंडिया में भाजपा को रोकने के प्रयास जो हुए हैं वो कैसे रहे और आने वाले दिनों में क्या होगा, ये भी आकलन आप अपना विश्लेषण जो करेंगे उसमें आप सम्मिलित करें। अशोक जी। नमस्कार सर, प्रणाम। सभी दर्शकों को प्रणाम। 5 ही राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आ गए और मुख्यमंत्री बनना भी शुरू हो गए। 12 तारीख को हेमंत विश्व शर्मा भी शपथ लेंगे, उसके बाद पुडुचेरी की भी शपथ होगी और 4 राज्यों में मुख्यमंत्री अपना कामकाज शुरू करेंगे। शुवेंदु ने शुरू कर दिया है, आज तमिलनाडु में भी कुछ आदेश पारित हुए हैं। कांग्रेस कितने दिन लेगी ये बता नहीं सकते, क्योंकि केरल की जनता ने जरूर कांग्रेस को मतदान दिया है, लेकिन कांग्रेस का आरोगंस सर चढ़ के बोलता है। उनको लगा कि केरल की जनता हमारे पैरों के पास आके झुक झुक के पैर धो धो के कह रही है कि आप सत्ता में आ जाइए। देखेंगे जब सत्ता में आएंगे तब मूड होगा, तब देखेंगे। इस मोड में लोग हैं। उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे, वो पर्यवेक्षक भगवान जाने, जो अपने ही राज्य में जब चुनाव होते हैं, अजय माकन दिल्ली में जब चुनाव होते तो लंदन भाग जाते हैं चुनाव लड़ने के डर से। इतने डर रहे थे आम आदमी पार्टी को। ऐसे सरसेनापति है इनके, इनको भेजे। कांग्रेस के पास बेसिकली क्या है हरि भाई, एक 10 लोगों की लिस्ट है, वही स्क्रीनिंग कमेटी, वही इंचार्ज, वही स्टार प्रचारक, वही पर्यवेक्षक, वही राज्य के इंचार्ज जहां चुनाव है, बस वही लंगड़े घोड़े जितने भी है, जिनकी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की औकात नहीं, यही जाके वहां करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ग्राम पंचायत के चुनाव की औकात नहीं वाले लोग, लेकिन फिर वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। हो सकता है चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो कम से कम ये जानते हैं कि संगठन कैसा चलाना है और सरकार कैसी चलेगी। ये बिल्कुल, मतलब क्या कहें इनको, ये पैरासाइट है कांग्रेस पे। लेकिन राहुल गांधी को इसी में मजे आते हैं। राहुल गांधी को इसमें आनंद आता है कि उनको लगता है कि बीजेपी के पास 4 स्टेट है, मेरे पास तो एक ही स्टेट है। तो बीजेपी को 4 स्टेट में जितना टाइम लगेगा, मैं भी उतना ही, उससे ज्यादा टाइम लगा के बताऊंगा मैं भी इंपॉर्टेंट आदमी हूँ।
अब ऐसी मूर्खता के भले में कोई जी रहा होगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये केरल की जनता का अपमान है, यदि इतना मैसिव मैंडेट देने के बाद भी। इसके पहले ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हमेशा होता है कांग्रेस का। जब छत्तीसगढ़ में मैसिव मैंडेट दिया, 2/3 मेजोरिटी से सरकार आई थी छत्तीसगढ़ में, और हरियाणा में हंग पार्लियामेंट थी, हंग हाउस था। हरियाणा में सरकार बना दी बीजेपी ने हंग हाउस में तुरंत। जी। गोवा में एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक होते होते भी बीजेपी ने जाके सरकार बना ली। कांग्रेस अपने विधायकों से बात ही करते रहे। छत्तीसगढ़ में सबसे आखिरी में 1 महीना लगा सरकार बनने में, मैसिव मैंडेट, और उसका भुगतना हो गया। वो सरकार 5 साल ही टिकी, उसके बाद सुपड़ा साफ हो गया छत्तीसगढ़। हम कहते हैं चुनाव सही आयोग बात। मशीनें सब अपनी जगह पे है, लेकिन कांग्रेस के कुकर्म भी कम नहीं। पूरा देश चाहता है कि केरल में वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने। मैंने पहली बार देखा कि वेणुगोपाल के वेल विशर हर जिले में, देश के हर राज्य में है। सभी फोन करके पूछ रहे केरल का क्या होगा। मैंने, भैया आप इतना केरल से क्यों चिंतित हो, आपके राज्य में देखो आप। बोले नहीं 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 नहीं, वेणुगोपाल यदि दिल्ली से केरल चला जाए तो पार्टी सुधर जाएगी। हाँ, सही क्योंकि इस बात। आदमी ने जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पद पे बैठे बैठे पूरे पार्टी को खत्म कर दिया, दिमाग जैसा चाट गया है। ये केरल जाए तो कम से कम केरल को ही बर्बाद करे, पूरे देश के कांग्रेस को नहीं। लेकिन खबरें ये चलाई जा रही है कि भाई राहुल गांधी चाहते उसको वहां बनाना। हो सकता है राहुल गांधी भी निजात पाना चाहते हो, खरगे भी निजात पाना चाहते, वो भी चाहते केरल जाए तो ठीक रहे, ठिकरा फूट जाए भाई। अपना मतलब, वो हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, पाहुण्याच्या हाताने चोर मारायचा, सांप मारायचा। मतलब घर में सांप निकल गया तो जो मेहमान है आया हुआ, उसी के हाथ में लकड़ी देते, मारो इसको। सांप मर गया तो ठीक है, नहीं तो सांप ने काटा तो मेहमान मर जाएगा, अपना क्या। ऐसे सब सोच रहे कि भैया ये चला जाए तो ठीक हो। लेकिन केरल के लोग क्या चाहते हैं, केरल के खबरें चलाई जा रही है, क्योंकि वेणुगोपाल का दिल्ली में कंट्रोल है, तो मीडिया वही खबरें छपवाता है जो ये स्लीपर सेल के लोग छपवाते हैं। ये सारे विधायक चाहते कि वेणुगोपाल आ जाए। विधायक वहां रमेश चन्नीतला को चाहते हैं। राहुल गांधी ने कल रमेश चन्नीतला से 2 घंटे बात की, क्योंकि सीनियर मोस्ट है। तो और संगठन का बहुत अनुभव है, इसलिए नहीं कि पार्टी जनरल सेक्रेटरी। यूथ कांग्रेस के समय उन्होंने जो यूथ कांग्रेस को एक ऊंचाई पे ले गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन की पता है, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, और वो लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। लेकिन फिर कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस हमेशा जब थाली परोस के आती है तो उसमें मिट्टी डालना है कांग्रेस की कला है, इसमें पीएचडी की है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस कोई ना कोई गलती करेगी, वो सरकार हमेशा अनस्टेबल रहेगी, ये भी बात भी तय है, और बीजेपी इसमें मजे लेगी। ये तो केरल का हो गया। बंगाल में जो हो गया वो अभी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स है, कि अभी ममता ने घोषणा की है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए वाम दल भी साथ में आए, तो उसका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सब कुछ डूब जाने के बाद इनको याद अकल आती है। इसके पहले बीजेपी के साथ ही ममता, मतलब 2002 में जब गुजरात में गोधरा हुआ तो ममता चुप रही, कैबिनेट में बनी राइट, रही, कोई राइट, रिएक्शन सही नहीं। बात। उसके बाद के चुनाव में ममता बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी। जी। संघ और बीजेपी को बंगाल में एंट्री ममता ने करवाई। तब ममता भूल गई थी कि वो ऐसा वैशाली मतलब विशेला प्लांट लगा रही है, पौधा, जो एक दिन उसको खा जाएगा, और वही हुआ। कम से कम ममता ने ये बात पटनायक से सीख लेनी चाहिए थी। नवीन पटनायक का जो हश्र हुआ वो उनका तब तक बहुत लेट हो चुके थे। मुझे याद है किसान कानून के समय ममता ने वॉकआउट करके बीजेपी को मदद की। धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बनना था तब उन्होंने मार्गारेट अल्वा को वोट देने के बजाय वॉकआउट किया और बीजेपी को मदद की।
सीएए के टाइम वॉकआउट किया और बीजेपी को मदद की, थर्ड फ्रंट बनाने की बात की। राहुल गांधी जब अमेठी हारे तो बड़ा तंज कसा उन्होंने, लेकिन वो हारने पे राहुल गांधी ने सहानुभूति का फोन किया। ये मैच्योरिटी ममता लाती तो आज ये स्थिति, इतनी बुरी स्थिति नहीं होती ममता दीदी की। लेकिन इन सब लोगों को तब अकल आती है जब इनका नाश हो जाता है। जी। बाकी तक जब दूसरे नाश हो रहे थे उससे सीखते नहीं। अरोगेंस कम होना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हंगेरी जैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है देश में, जैसा हंगेरी में हुआ, लेकिन हंगेरी में बदलाव भी हुआ। बदलाव इसलिए हुआ कि विपक्ष सारा ईगो छोड़ के इकट्ठा हो गए थे। अब आती बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मोदी जी वो प्रयास कर रहे थे उस बात को सार्थक करने का कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी का एक ही विधायक था और बीजेपी सरकार बनाना चाहती थी क्योंकि वो एआईएडीएमके के साथ थी। सबसे बड़ी पार्टी विजय की थी, टीवी के 108 सीटें मिली थी। विजय 2 जगह जीते थे, तो आप 108 सीटें और 107 विधायक ये मान सकते जी। 107 एमएलए थे। सबसे बड़ी पार्टी थी, आपको बुला लेना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया। कर्नाटक में येदुरप्पा सबसे बड़ी पार्टी थी, कर्नाटक में बीजेपी, लेकिन जनता दल यस और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने कहा ना, आपका गठबंधन चुनाव के बाद का है, मैं तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाऊंगा। और उन्हें येदुरप्पा को बुलाया, येदुरप्पा ने शपथ भी ली। 3 दिन के बाद गवर्नमेंट गिर गई। फिर देवगौड़ा जी के सुपुत्र चीफ मिनिस्टर बने और कांग्रेस की सरकार बनी, जनता दल यस और कांग्रेस की। जी। तब गवर्नर एक बात करते हैं, दूसरी ओर एक पर्ची क्या थमा दी अजित पवार ने, तो कोश्यारी जी ने रात को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रात भर पीएमओ जगता रहा, विशेष अधिकार का उपयोग हुआ, राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सुबह सुबह दोनों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ दी। वो सरकार 80 घंटे रही। तब कानून अलग। और यहां राज्यपाल बोल रहे थे, आपने सही कहा, राज्यपाल तो ये मैसेंजर है, राज्यपालों की कुछ औकात नहीं रही है। और वो लोक निवास कहने के लिए है, वो लोक निवास नहीं, वो मोदी निवास है। गवर्नर हाउस को मोदी निवास कहिए आप, क्योंकि वहां मोदी का ही वास होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव केयर टेकर है उस घर के, साफ सफाई हो, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ठीक रहे, खाने में फ्रिज ठीक काम करे, एसी ठीक काम करे। ये जो केयर टेकर होता है, हॉस्पिटलिटी वाला, हाउसकीपिंग वाले, वो हाउसकीपिंग होते हैं गवर्नर। बाकी वो मोदी हाउस है, वहां मोदी का ही चलता है। तो अड़े रहे। भाई विजय ने कहा, विजय के साथ सबसे पहले ये बात तो तय हुई थी कि विजय को 118 का आंकड़ा देने के लिए समर्थन चाहिए। वह 3 पार्टियां लड़ी थी मेजर तौर पे, डीएमके और साथी, एआईएडीएमके और साथी, और टीवी के विजय। इसमें विजय को सबसे ज्यादा सीटें आई। दूसरे नंबर पे डीएमके थी, तीसरे नंबर पे एआईएडीएमके थी। अब एआईएडीएमके के जो गठबंधन के लोग थे, क्योंकि उसमें बीजेपी थी, तो विजय ने पहले ही कह दिया था कि मैं ऐसे किसी आदमी का समर्थन नहीं लूंगा जो एनडीए के साथ जुड़ा है। तो एआईएडीएमके के और एआईएडीएमके घटक दल के समर्थन का सवाल ही नहीं होता। एआईएडीएमके लगातार प्रयास कर रहा था कि उनको बुलाया जाए और वो विजय के साथ मिलकर सरकार बने, ताकि एआईएडीएमके के साथ साथ दिल्ली की एंट्री तमिलनाडु में हो। ये विजय जानते थे, उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट किया। जी। फिर डीएमके को ये मैसेज दिया गया और कहते हैं, ऐसे चर्चा है कि रजनीकांत ये मैसेज लेके प्रयास कर रहे थे कि भाई विजय कहीं एमजीआर हो गया तो आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। यानी शिवाजीराव गायकवाड़ ये मैसेज लेके गए। हाँ, शिवाजीराव गायकवाड़ पहले बीजेपी की तरफ है, ये तो सबको पता है।
सबको इसलिए पता उन्होंने है। अपनी राजनीतिक दल इसीलिए उन्होंने अपना राजनीतिक दल लॉन्च किया और विड्रॉ किया तुरंत। उनको मालूम था बीजेपी के साथ देने वालों को तमिलनाडु में जगह नहीं है। तो उसके बाद मैसेज ये गया कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही द्रविडियन पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे से निकली हुई है। तो आप यदि इकट्ठा हो जाओ तो विजय को दूर रखा जा सकता है। और डीएमके इस लालच में आ भी गया था, लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके मिलके भी 107 से नीचे आ जाते। राइट। उनको भी गठबंधन के लिए अपने मित्र दलों पे साथ जाना था। लेफ्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसी भी हालत में साथ नहीं देंगे यदि कहीं पे भी हमको लगा कि एनडीए का कोई घटक दल साथ में है। तो वो भी बीजेपी का दांव फेल हो गया। फिर वो प्रयास कर रहे थे कि इसके 118 ना हो। बीच में एक पार्टी ने समर्थन दिया। समर्थन देने के लिए विधायक विजय के ऑफिस में गए, वही समर्थन का पत्र लिखा, उसका वीडियो है। उसके बावजूद वो राज्यपाल के पास जाके बोला कि इसने गलत फॉर्म दिया। ये सब हुई बातें। विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि फॉर्जरी है। उसके बाद गवर्नर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि विजय के लोग आक्रामक टूटे, आक्रामक हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आए, तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। विजय को बहुमत मिलेगा नहीं, क्योंकि विजय के पास 118 होंगे नहीं, वो विजय को साथ देंगे नहीं। और इसके चलते लगातार एक बात होती रहेगी, 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए 3 बार राष्ट्रपति शासन होगा। उसके बाद चुनाव घोषित होंगे और फिर जैसे ही चुनाव घोषित होंगे फिर ज्ञानेश कुमार कंट्रोल ले लेंगे और फिर एक बंगाल एक्सपेरिमेंट वहां होगा एआईएडीएम की सत्ता में। ये भी एक प्लान का हिस्सा था। लेकिन इसी बीच लेफ्ट पार्टियों ने जाके डीएमके को समझाया कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो विजय क्या और हम क्या और तुम क्या, सब डूबोगे। और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना है तो हमें किसी भी हालत में इनको समर्थन देना होगा। विजय के पास 107 सीटें थी, मतलब 107 108 हो जाएंगे उनके जब बाई इलेक्शन होगा वहां पे। अभी तो 107 है, हम 108 पकड़ के चले। कांग्रेस ने सबसे पहले समर्थन दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि बीजेपी एक गेम खेलेगी। उसके बाद सीपीआई सीपीआईएम के 2-2, वीसीके के 2। अब सीपीआई सीपीआईएम और वीसीके ये लेफ्ट ओरिएंटेड दल है, वामपंथी दलों का गुट है। इनके 6 ऑलरेडी साथ हो गए, तो कांग्रेस के 5 और ये 6 11 और 108 119 का आंकड़ा हो गया, मेजोरिटी पे आ गई सरकार। इसी के बीच जो वहां पे एक मुस्लिम लीग वाली पार्टी है आईयूएमएल, वो भी डीएमके के साथ थी। डीएमके ने उनको भी बोला कि आप भी समर्थन दे दीजिए, तो 121 का आंकड़ा पहुंचा। अब मजबूरी थी गवर्नर की कि उनको शपथ देना। तुरंत दूसरे दिन 10 बजे, यानी आज 10 बजे शपथ हो गई। इसी के बीच अपने हाथ से बाजी निकल गई, इसके लिए इसके पहले एक बात और बता दूं, कांग्रेस और डीएमके दोनों ने मैच्योरिटी दिखाई नहीं। मणिकंठ टैगोर जैसे कई स्लीपर सेल है बीजेपी के कांग्रेस में, जो रिजल्ट आते से ही डीएमके पे टूट पड़े कि डीएमके के भ्रष्टाचार के चलते हमें वहां से मतलब हमें भुगतना पड़ा और हमें हारना पड़ा। जिसको जनता ने रिजेक्ट किया हम उसका साथ क्यों दें। यही बात यदि डीएमके सोचती तो इंडिया गठबंधन का कभी हिसाब नहीं होता। एब्सोल्युटली। वो भी यही सोचती थी कि तुमको जनता ने 40 पे लाया था, तब भी डीएम के साथ थी। तुम 100 पे पहुंचे, वो डीएम के साथ में थी, और डीएम के साथ में इसलिए थी कि डीएमके ने आपको मदद की है।
डीएमके ने भी सिर्फ इसी छिछोरी बातों पे स्पीकर महोदय को लेटर लिख दिया, हमको अलग बैठना है। अरे भाई, अभी सेशन चालू होता तब लिखते, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? लोकसभा स्पीकर को लिखा। हाँ। स्पीकर को क्या क्या जरूरत थी इतना जल्दी लिखने? सेशन तो है ही नहीं अभी। अभी जाके क्या अकेले जाके बैठ जाओगे क्या? कोई हाउस में नहीं है, सिर्फ डीएमके अलग बैठ के दिखाएगी। हाउस के टाइम करते, थोड़ा समय जाने देखिए, राजनीति में थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। ट्रू ट्रू। ये लेफ्ट वामपंथियों में दिखाई देती है। वामपंथी केरल में कांग्रेस और वामपंथी आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के हिस्सा है ना, उन्हें कभी अपने आप को अलग नहीं किया। जी। कांग्रेस ने डीएमके को पूछ के या कन्विंस करके गए होते तो डीएमके ने तो बाकी लोगों को जाने के लिए कहा। डीएमके ने तो 8 लोग भेजे, कांग्रेस के तो सिर्फ 5 है। लेकिन कांग्रेस ने बगैर डीएमके को पूछे अनाउंस कर दिया। स्टालिन का दुख था। स्टालिन ने कहा कि हमारे जितने भी मित्र दल थे वो सभी लोग मेरे पास आए, चुनाव के नतीजे आने के बाद सब आए, जो जो सीटें जिसको मिली उसके लिए धन्यवाद कहा। कम से कम इतना तो बनता है कर्टसी। कांग्रेस ने वो कर्टसी भी नहीं दिखाई। कांग्रेस ने वो कर्टसी भी नहीं दिखाई, सीधा टीवी के को अनाउंस कर दिया, मतलब जिधर सत्ता उधर हम वाली बात कर दी। इससे वो आहत हो गए। लेकिन इसको थोड़ा सा जगह देनी चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। कांग्रेस में बहुत लोग हैं कि जो चाहते हैं ये नहीं करें, वो चाहते किसी भी हालत में डीएमके से कांग्रेस अलग हो जाए, क्योंकि वो लोगों का इंटरेस्ट ये भी है कि टीवीके ने सरकार बनाई तो हमको कुछ मंत्री पद मिलेगा, तो मंत्री पद बेचने के लिए ये लोग तैयार है, यही लोग। अब मणिकम टागोर जो है वो इतना बड़ा नेता है, तो अगली बार इसने सिर्फ कांग्रेस के भरोसे जीत लेना चाहिए। ना टीवी का समर्थन, ना डीएमके का समर्थन। एक कॉन्स्टिट्यूंसी मणिकम टागोर की छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस को, तमिलनाडु की जनता। चलो तेरे में बहुत दम है ना कांग्रेस में, तू अकेला लड़। टीवी के भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, डीएमके भी उतारेगी और एआईडीएमके भी उतारेगी, तो जीत के दिखा। वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, लोकसभा का सदस्य है ना। लोकसभा वो किसके भरोसे? डीएमके के भरोसे से, सीधी बात। अब ये डीएमके को गाली देते हैं, लेकिन आप यदि इतिहास देखें तो इतना घिनौना है। डीएमके ने इनको 2016 में 41 सीटें दी थी कांग्रेस को गठबंधन में, ये सिर्फ 8 जीते थे। फिर 2021 में जब डीएमके की एक लहर आई, क्योंकि एआईएडीएमके मरणासन्न स्थिति में थी, तब इनको इन्होंने 25 सीटें दी। उस 25 में 18 जीत के आए। इस बार डीएमके ने उन्हें 28 सीटें दी, पिछली बार से 3 ज्यादा, लेकिन ये 5 जीत के आए, अपने 18 भी रिपीट नहीं कर पाए। मगर अशोक जी, कांग्रेस को मिनिस्ट्री में नहीं लेना ये डीएमके का स्टैंड था। हालांकि विजय का स्टैंड मिनिस्ट्री देना ये था। विजय के पास देखिए, डीएमके अपने बलबूते पे सरकार में थी। विजय इन जो इनके पास जो 8 और 5 13 जो एमएलए है, ये 13 एमएलए के भरोसे सरकार है उसकी। मगर विजय के साथ तो राहुल गांधी पहले से गठबंधन करना चाहते थे। गठबंधन नहीं, विजय के साथ सिंपैथाइज थे। हाँ, वो इसलिए सिंपैथाइज थे कि कल यदि विजय भी, यदि डीएमके और विजय ये बराबरी पे होते तो ऐसे में विजय का समर्थन डीएमके को भी लिया जा सकता था। अभी देखिए जो हेडलाइन छप रही है वहां पे, हेडलाइन क्या छप रही है कि द्रविडियन पार्टी का अंत, द्रविडियन युग का अंत। अरे ये भी तो द्रविडियन है। एग्जैक्टली, वह द्रविडियन पार्टी का अंत नहीं हो सकता। पेरियार के विचारधारा से डीएमके निकली, डीएमके लगातार रूल करती रही, कांग्रेस को अलग कर दिया। उसके बाद वहां पर एआईएडीएमके डीएमके से अलग निकली। फिर दोनों ही द्रविडियन पार्टी एक दूसरे को रिप्लेस करती रही।
67 से लेकर ये चला। एआईएडीएमके मृत प्राय हो गई। ऐसे में डीएमके ही राज करेगा तो एक जगह दिखी तो विजयन आ गए। अब विजयन की पार्टी कौन सी पार्टी है? विजयन की पार्टी पूरी द्रविडियन है। राइट। क्यों द्रविडियन है? विजय अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता है और डंके की चोट पे कहलाता है, राइट। कि मैं क्रिश्चियन हूं। उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला जो मैसेज दिया उसमें कहा कि ये सरकार जनता की सरकार होगी, ये पंथ निरपेक्ष सरकार होगी। राइट। यहां कोई जाति और धर्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये बोला उन्होंने। ये जो अंधभक्त कूद रहे हैं कि अरे जो सनातन को नहीं मानते थे वो डूब गए, अरे एक क्रिश्चियन आ गया उसका क्या? फिर तुम्हारी भाषा में बात करूं तो अरे इन्होंने ये सनातन वाले जो है ना, भाजपा वाले, उन्होंने तो डीएमके के साथ भी गठबंधन किया था और अन्ना डीएमके के साथ भी गठबंधन किया था। मैं बता रहा हूं आपको, इनको कोई परहेज नहीं। अब मैं हाँ। विजय को क्यों कहता हूं द्रविडियन पार्टी? विजय ने जो कैंपेन किया उस कैंपेन के हर पोस्टर में 5 फोटोग्राफ कॉमन थे। आपने पिछले एपिसोड में कहा था वो। एग्जैक्टली। तो ये 5 फोटोग्राफ क्या बताते हैं? कि दे आर द्रविडियन। यस। तो द्रविडियन के अंदर ही है, वो काम करेगा। अब विजय के लिए चैलेंज ये है कि जिसकी सरकार बनाने में केयर टेकर ने, मतलब मोदी हाउस के केयर टेकर ने इतनी तकलीफ दी, तो अब 5 साल कितनी तकलीफ देगा? सही बात। क्योंकि रवि के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, 6 महीने के ज्यादा बिल नहीं रखे आप। अरे कोई विधानसभा बिल पास करती है, आप उसके ऊपर 3-3 साल बैठे रहेंगे। 3 साल बिल पे बैठने वाले गवर्नर को जस्टिफाई करने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने, मतलब मुझे आश्चर्य होता है। मैं राष्ट्रपति के प्रति बहुत आदर रखता था, एक संघर्षशील महिला है, लेकिन उन्होंने रेफरल मांगा। वो बहुत आहत हुई कि राष्ट्रपति के ऊपर कैसा बंधन हो सकता है। तो क्या राष्ट्रपति विवेक से काम करते हैं या अविवेक से काम करते हैं? राज्यपाल यदि अपने विवेक का काम करेंगे तो 30 साल तक बिल पे बैठे रहेंगे, ना देंगे, वापस देंगे, ना ऊपर भेजेंगे, ना नीचे भेजेंगे। तो कोई भी विपक्ष की सरकार तो काम ही नहीं कर पाएगी। 5 साल तक आप बिल पास करते रहो, वो बिल पास ही नहीं, वो बिल पे बैठे रहेंगे और अगला चुनाव आने के 1 महीना पहले सारे बिल वापस कर देंगे। आपके पास समय भी नहीं होगा फिर से पास करके देना, और फिर लागू कब करोगे? ये धर्म बहुत बड़ा संकट हो जाएगा फेडरल इस पे। सही बात। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के फिर न्यायपालिका ने नाउम्मीद किया ये बोलते हुए कि नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अति विलंब किया तो हम देखेंगे। अरे क्या देखेंगे अति विलंब किया तो? अति विलंब किसको डिफाइन करते हैं? 3 साल आपके लिए अति विलंब नहीं था क्या? 3 साल आपके लिए? हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इतने नालायक लोग बैठेंगे ऐसी जगह पे। राइट। इसलिए उन्होंने समय निर्धारित नहीं किया था। लेकिन मात्र देश के 75 साल बाद ही इतने नालायकों की फौज सत्ता में आ गई कि ये गंदे खेल भी करने लगे। अब जब वहां सरकार बन गई, राहुल गांधी भी साथ थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री रविशंकर के 75वें जो आर्ट ऑफ लिविंग का 75 साल का वो जो था उसमें गए। मुझे लगा वो आर्ट ऑफ लिविंग पे बात करेंगे, इंडियन कल्चर पे बात करेंगे, योगा पे बात करेंगे। वहां पे भी वो कांग्रेस, मतलब वो सुबह उनके सपने में सिर्फ एक आंखों में राहुल गांधी और एक आंखों में जवाहरलाल नेहरू रहते। Oh, he is obsessed with them. Obsessed. बिल्कुल। वो बोलते सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, यहाँ सत्ता के अंधे को सिर्फ गांधी दिखता है, राहुल गांधी। फिर चालू हो गए कि राहुल गांधी ने डीएमके के पीठ में छुरा घोंपा। अरे बाप रे बाप! अरे जिस बाल ठाकरे ने अटल बिहारी वाजपेयी से लड़के बोला कि यदि मोदी पे कोई एक्शन होता है गोधरा के बाद तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा समर्थन का।
जिस नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहा, उसके परिवार को बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ी। ये पीठ में छुरा घोंपना नहीं था। हाँ 5 साल यूपीए की सरकार में 10 साल शरद पवार मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। तो नरेंद्र मोदी को एक ही जगह थी, शरद पवार का घर या शरद पवार का ऑफिस, जहां मुख्यमंत्री के तौर पे आके वो बात करते थे कि फला मंत्रालय में मेरा काम नहीं हो रहा है, फला मंत्रालय में मेरा काम नहीं हो रहा है, और शरद पवार उसको मदद करते थे। उस शरद पवार को इस वृद्धावस्था में बर्बाद कर दिया। ये कहते हैं पीठ में छुरा नहीं घोंपना। आप तो डीएमके और कांग्रेस, ये तो राजनीतिक दल है। अरे आपने, जिस आदमी ने आपको बनाया, उंगली पकड़ के चलाया, उस लाल कृष्ण आडवाणी जी को घर बिठा दिया। मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया। आडवाणी जी का तो खास रोल रहा है इनके बीच। जी ये आदमी कहता है कि पीठ में छुरा घोंपने वाली बात। आज क्या हुआ बंगाल में? क्या हुआ बंगाल में? जिन लोगों ने जनसंघ से लेके कुर्बानियां दी, लेफ्ट से लड़ते, कांग्रेस से लड़ते, ममता से लड़ते हुए, वो तो बेचारे नीचे बैठे रहे। और एक भ्रष्टाचारी कांग्रेसी कम टीएमसी, कांग्रेसी टीएमसी, ये राजनीतिक पर्यटक जो था, वो मुख्यमंत्री बना। असम और की तरह। बड़े राज्यों में इन्होंने हैट्रिक मार दी। हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है करके 1 महीने तक आसाम की विधानसभा नहीं चलने देने वाली बीजेपी ने उसी को मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या अपने पार्टी के उस काबिल वर्कर और जो लॉयल वर्कर थे, उनके पीठ में छुरा नहीं घोंपा? ये पहला मुख्यमंत्री बड़े राज्य का, मैं छोटे राज्यों की बात ही नहीं करता। दूसरा, बिहार, आरजेडी से जो वापस आए बीजेपी में, जो लोग जनसंघ से संघर्ष कर रहे थे, वो तो हाशिए पे रह गए। और आरजेडी से आए हुए सम्राट चौधरी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके मार्कशीट को लेकर बीजेपी ही दंगा करती थी। और तीसरा, शुभेंदु, हैट्रिक कर दी बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री में। अजित पवार को सबसे भ्रष्ट करने वाले अजित पवार को अपने गोद में बिठा लिया। और कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए एकनाथ खड़से जैसे लोग, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी, आज भी खानदेश में बीजेपी, आज भी खानदेश में, महाराष्ट्र में बुरी हालत में भी बीजेपी आती है, उसका श्रेय एकनाथ खड़से जैसे लोगों को जाता है। आज वो कहां है किसी को पता नहीं। अपने ही पार्टी के पुराने लोगों को, अपने ही पार्टी के लॉयल लोगों के ऊपर पैर रख के चढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जी यदि ये कहते होंगे किसी ने किसी के पीठ में छुरा घोंपा, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जिस आदमी ने अपने पार्लियामेंट्री संसदीय मतलब अपने सारे सांसदों से बिना चुनाव करने ही स्वयंभू अपने आप को नेता चुनाव घोषित कर दिया हो, संसदीय दल की मीटिंग ही नहीं हुई, मोदी जी ने डायरेक्ट एनडीए दल की मीटिंग ली। और उसके पहले द्रौपदी मुर्मू जी के पास लेटर लेके चले गए एनडीए के बाकी घटक दलों के कि मैं प्रधानमंत्री। वो बात करते हैं। कितने लोगों को बर्फ में लगाया जिन लोगों ने मोदी का साथ दिया, और मोदी जी पीठ में छुरा घोंपने की बात करते हैं। पीठ और छुरा ये मोदी जी के पैरेलल चलते हैं भैया। तो कुल मिलाकर पूरे 5 साल विजय की तमिलनाडु खबरों में बना रहेगा। 5 साल तक ना सेंट्रल फंड ठीक आएगा, ना राज्यपाल काम करने देंगे। राज्यपाल मतलब केयरटेकर ऑफ मोदी हाउस, वो काम करने देंगे। हालांकि डीएमके ने कहा कि हम तो सरकार बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, सरकार बनी रहेगी, क्योंकि डीएमके के, कांग्रेस के सिर्फ 5 है, डीएमके के 8 लोग हैं। डीएमके जो डीएमके के घटक दल आज भी है, वो 8 दल है। तो डीएमके की कोई भी योजना बंद तो नहीं होगी। नई योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। विजय को उसकी व्यवस्था करनी होगी। और वर्तमान में तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उन्होंने आज पहले दिन 200 यूनिट बिजली का
आदेश निकाल दिया फ्री का, बस में ट्रैवल का आदेश निकाल दिया, महिला सुरक्षा और ड्रग के खिलाफ अलग दल गठित करने का आदेश निकाल दिया। सरकार कैसी, या बीजेपी का सीधा है, या तो हम सत्ता में आएंगे या आप सत्ता में आए तो हम सत्ता में आपको रहने नहीं देंगे। सही बात। तमिलनाडु में स्थिति ये होगी कि तमिलनाडु की जनता बीजेपी को आने नहीं दे रही और बीजेपी दूसरे सरकारों को काम करने नहीं दे रही, करने नहीं देंगी। सही बात है, सही बात है। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण करा और आज यानी सोमवार के बजाय आज हमने आपको तकलीफ दी, क्योंकि तकलीफ ताजा ताजा विश्लेषण जरूरी था। आपने ये हमारा हरि भाई का अनुरोध बड़ा- स्वीकार किया। हरि भाई का बड़प्पन है। हरि नहीं, भाई इसके लिए हम अनुरोध आपके करते हैं, बहुत बहुत मैं- आभारी हैं जी। मैं हरि भाई के अनुरोध कभी नहीं होता, मेरे लिए वो आदेश होता है। मेरे वरिष्ठ है, उन्होंने मुझे सुबह मैसेज दिया कि आज संडे है, तमिलनाडु में शपथ विधि हो गया है, आज मैं करना चाहता हूँ। मैंने बोला जैसा आपका आदेश, और मैं हाजिर हो गया। हरि भाई के लिए कोई अनुरोध करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत कम लोग फिर हैं भी, सरकार गुजरात में क्योंकि आपका जिनके सामने आपका शेड्यूल मैं बहुत नतमस्तक हूं। हेक्टिक होता है। नहीं आपका होता शेड्यूल है, बहुत शेड्यूल हेक्टिक होता है, लेकिन वो शेड्यूल भी तो इसी काम का होता है हरि भाई। सही आपका बात। काम थोड़ी अलग थोड़ी है, आपका काम भी वही है। आप तो हमारे सीनियर हैं, इसलिए आप हम मेरे से पहले से काम करते आ रहे हैं, तो उसमें आपके यज्ञ में थोड़ी आहुति मैं भी डाल दूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आपका आदेश होते से मैं आता हूँ, जब भी आदेश होगा मैं आपके लिए हाजिर हूँ। प्रणाम जी, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।